हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में देखेंगे हम संधि के बारे में पढ़ रहे थे। तो अचलबद्ध संधि क्या होती है? वे संधियाँ शरीर के वे जॉइंट, संधि का मतलब जॉइंट है, वे जॉइंट जिनमें बिल्कुल भी गति नहीं होती है उन्हें हम अचलबद्ध, नाम से ही पता है चल रहा है हमें, अचल जो चल नहीं सकती हैं, जिसमें गति नहीं होती, अचलबद्ध संधि कहते हैं। जैसे कि आपके जो सिर में या स्कल कह लो, सिर का ऊपरी जो भाग है इसमें यही सारी संधियाँ पाई जाती हैं। आप देख सकते हो सिर का कोई भी भाग हिलडुल नहीं सकता, यह सिर और ऊपरी जबड़े के बीच में पाई जाती है। आपका ऊपरी जबड़ा भी नहीं हिलडुल सकता है। पूरे सिर की अगर बात करी जाए तो सिर्फ निचला जबड़ा जो होता है वही गति कर सकता है, बाकी जबड़े में कोई भी चीज़ गति नहीं कर सकती। अब हम देखेंगे लिगामेंट या स्नायु क्या होते हैं। मैं आपको पहले ही पढ़ाया है। यह मांसपेशी अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। लिगामेंट वह मांसपेशी होती है जो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करती है। आप ध्यान रखेंगे, लिगामेंट या स्नायु हिंदी में कहते हैं, इसका काम होता है अस्थि को अस्थि से जोड़ना। ऐसे ही अगला है टेंडन, जिसको कंडरा कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इस मांसपेशी का काम होता है यह मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। ध्यान रखेंगे, टेंडन मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है और लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ठीक, अब देखेंगे अगला पॉइंट। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, टेंडन और लिगामेंट का काम क्या होता है। ठीक, अब देखेंगे अगला पॉइंट अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होता है? तो सरल सी भाषा में कहें, जो हमारी लंबी और खोखली अस्थियाँ होती हैं, जैसे कि पैर की हड्डी हो गई है, हाथ की बड़ी हड्डियाँ हो गई हैं, तो ये अंदर से खोखली होती हैं और इसमें एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। यह सिरों पर लाल होती है व मध्य में पीला होता है। इसी के अंदर हमारा ब्लड भी बनता है, अस्थि मज्जा के अंदर। ठीक है, हड्डियों के बीच में जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। देखिए लिखा भी है इसमें, लाल अस्थि मज्जा से लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल अस्थि मज्जा से लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है और पीले से श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो वो होता है हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा से। कौन से? लाल अस्थि मज्जा से लाल रक्त कणिकाओं का और पीले अस्थि मज्जा से श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, स्मरणीय तथ्य। पहला है, मनुष्य की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है फीमर, जो कि जांघ की अस्थि भी कहलाती है। मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? वो होती है स्टेप्स, जो कि कान की अस्थि होती है। कान की 3 अस्थियाँ होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। मेलियस, इनकस और स्टेप्स। ठीक है, चेहरे की अस्थि जो गति करती है, चेहरे की अकेली एकमात्र अस्थि जो गति करती है उसको कहते हैं मैंडिबल या फिर निचला जबड़ा। मैंडिबल या फिर निचला जबड़ा। अगला है एक्सरे, जो होता है वो अस्थियों के आकार को दर्शाता है और एक्सरे की खोज डब्ल्यू रोंटगन ने की थी। आप इसको ध्यान रखेंगे, एक्सरे की खोज डब्ल्यू रोंटगन ने की थी। इससे हड्डियों के आकार को देखा जा सकता है। एक अस्थि को गति देने के लिए 2 मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। मांसपेशियाँ सिर्फ खिंचाव पैदा करती हैं, जिसकी वजह से अस्थियाँ गति करती हैं। ध्यान रखेंगे, एक अस्थि को गति करने के लिए 2 मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। मांसपेशियाँ सिर्फ खिंचाव पैदा करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे जंतुओं में चलने का ढंग, कि विभिन्न जंतु किस प्रकार से चलते हैं। जैसे कि केंचुआ हो गया, केंचुए में आपको पता है अस्थियाँ नहीं होती, इसमें कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है। यह मांसपेशियों के खिंचाव एवं सिकुड़न से गति करता है। इसके शरीर पर अनेक छल्ले होते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है। यह मांसपेशियों के खिंचाव एवं सिकुड़न से गति करता रहता है। गति के समय पहले अपने शरीर को आगे, अगले हिस्से को आगे खींचता है, परंतु पिछला हिस्सा ज़मीन से चिपका रहता है। उसके बाद यह अगले हिस्से को ज़मीन से चिपकाता है और पिछले हिस्से को आगे खींचता है, मतलब रगड़ रगड़ के अपने आप को चलता है। इसके शरीर से निकलने वाला श्लेष एवं इसके शरीर के नीचे मौजूद रेसे, ब्रिस्टल्स, इसको गति करने एवं ज़मीन पर पकड़ बनाने में मदद करते हैं। इस पॉइंट को याद रखो। इसके शरीर से निकलने वाला लिक्विड होता है श्लेष, वो, और इसके नीचे के जो मजबूत रेसे होते हैं ब्रिस्टल्स, इसको गति करने एवं ज़मीन पकड़ने में सहायक होते हैं। अगला देखेंगे हम सांप। इसमें एक लंबा कशेरुक दंड होता है, मतलब एक लंबी सी रीढ़ की हड्डी होती है और पतली पतली मांसपेशियाँ होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। फिर है कशेरुक दंड, पसलियाँ एवं त्वचा भी आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। सांप का शरीर कई सारे लूप बनाता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। प्रत्येक लूप ज़मीन पर दाब डालता है जो इसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। एक सीधी रेखा में तेज़ गति से नहीं चल सकता, लूप बनाता हुआ ही चलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इससे। अब है मछली।
मछली का शरीर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धारा रेखित होता है, सीधा होता है, एकदम से चपटा होता है। इसके शरीर, सिर और पूंछ इसके शरीर के मध्य भाग से छोटे होते हैं। जो इसका सिर होता है और पूंछ होती है मध्य भाग से छोटे। आप नाव की आकृति को देखिए, नाव का आकार कैसा होता है, बीच में चौड़ी होती है, किनारों पर पतली होती है। उसी प्रकार से मछली, बीच में इसका शरीर बड़ा होता है और आगे का हिस्सा और पीछे की पूंछ छोटी होती है। इसका कंकाल जो होता है मजबूत मांसपेशियों से ढका रहता है। तैरते समय इसके शरीर का अग्रभाग एक दिशा में घूमता है और पूंछ उसके विपरीत दिशा में घूमती है। इससे इसके शरीर को आगे धक्का लगता है और आगे की ओर तैर सकती है। इसके शरीर पर मौजूद फिन्स जो होते हैं इसके शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं और तैरते समय दिशा निर्धारण करने में भी मदद। फिन्स का मतलब होता है इसकी शरीर पर किनारे किनारे जो पंख जैसे संरचना होती है, उसी से ये शरीर का संतुलन बनाती है और तैरते समय दिशा निर्धारण में भी मदद करता है। फिर देखें पक्षी के बारे में। लगभग सभी पक्षी हवा में उड़ते हैं। इनकी अस्थियाँ खोखली एवं हल्की होती हैं। कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, वो ज़मीन पे चलते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग और एमू, डोडो, ऑस्ट्रिच, और शुतुरमुर्ग से कहते हैं किवी, ये सब बिना उड़ने वाले पक्षी हैं। कुछ पक्षी पानी में तैरते हैं, जैसे बतख और हंस। इनके अग्रपाद, पक्षियों के जो अग्रपाद होते हैं वो पंखों के रूप में कायांतरित होते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। इनके कंधे की अस्थियाँ मजबूत होती हैं जिससे कि ये जोर लगाते हैं उड़ सकें। इनके वक्ष की अस्थियाँ इस तरह रूपांतरित होती हैं उड़ने वाली मांसपेशियों को संभाल सकें, ताकि पक्षी अपने पैरों को ऊपर नीचे करते हैं। घोंघा के बारे में। घोंघे के शरीर पर एक गोल संरचना होती है जिसे हम कोश या शैल कहते हैं। ठीक है, यह अस्थियों से नहीं बना होता है और ना ही गति में मदद करता है, बस कि इसकी सुरक्षा करता है। इसके कोश से एक मोटी संरचना एवं सिर बाहर निकलते हैं। सिर और थोड़ा सा मोटी संरचना को ही बाहर निकालता है, बाकी का जो हिस्सा है वो खोल के अंदर ही रखता है। मोटी संरचना इसके पाद होते हैं, मतलब पैर होते हैं, जो मजबूत मांसपेशियों से बने होते हैं और इसको गति करने में मदद करते हैं। बहुत ही स्लो चलता है घोंघा। अब देखते हैं तिलचट्टा या कॉकरोच कैसे चलते हैं। यह चल सकता है, चढ़ सकता है और उड़ भी सकता है, कॉकरोच और तिलचट्टा। इसका बाह्य कंकाल तंत्र कई इकाइयों से बना होता है जो आपस में जुड़े होते हैं और गति करने में मदद करते हैं। इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में मदद करते हैं। इसके पैरों की मांसपेशियाँ चलने में मदद करती हैं। इसके वक्ष की मांसपेशियाँ उड़ने में मदद करती हैं। ठीक है, आज का चैप्टर यहीं तक था। ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तब तक पढ़ते रहिए, लगे रहिए। थैंक यू।